अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए भारत को 252 रन का हदफ दिया था। भारत ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन की इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर ने 48, KL राहुल ने 33 और शुभमन गिल ने 31 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 251 रन बनाए थे। डैरेल मिचेल ने 63 और माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन की इनिंग्स खेली। रचन रविंद्रा ने 37 और ब्लेन फिलिप्स ने 34 रन बनाए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है। नाज़रीन, भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। फॉर्मर क्रिकेटर और कप्तान सलमान बट साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह से देखते हैं, बड़ा हमने देखा कि एक बैलेंस्ड मुकाबला रहा भारत की जानिब से। हर शोबे में उनकी जानिब से मेहनत की गई और वो मेहनत सामने नजर भी आई। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों टीमें जो है इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम्स में से थी और कह लें कि बड़ी अच्छी क्रिकेट आज भी देखने को मिली। और इन दी एंड आई थिंक इंडिया ओवर पावर न्यूजीलैंड और आई थिंक इन दी एंड द बेस्ट टीम वन द टूर्नामेंट। सबसे ज्यादा बैलेंस थे, सबसे ज्यादा कंडीशनल कह लीजिए कि रिस्पॉन्स टीम को पिक करने में, टीम को खिलाने में काफी चीजें जो थी वो इंडिया की ऑब्वियसली जो है दे वर बेटर देन अदर्स। एंड ऑल्सो एक जगह पे खेलते हैं जब आप, तो फिर ये वाली जो चीज है ये आपके लिए आसान भी हो जाती है। बट आई थिंक स्टिल एग्जीक्यूशन पे बहुत डिपेंड करता है, जो उनकी बहुत शानदार थी। सलमान बट साहब, इससे पहले ये भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की जानिब से इस इवेंट का इनेकाद किया गया। इंतहाई कामयाब इवेंट था। हर तरह से देखा जाए, दुबई के मैचेस देखे जाएं, पाकिस्तान के मैचेस देखे जाएं, जिस तरह से भारत को भी दुबई में कंपनसेट किया गया, पाकिस्तान की जानिब से हर तरह से शानदार तरीके से इस इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मुबारक पेश कर सकते हैं PCB को और पाकिस्तान को कि ये एक इवेंट जो कि तकरीबन 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में कोई ICC इवेंट था, तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। रिकॉर्ड टाइम के अंदर आपने स्टेडियम को बिल्ड किया, बाकी स्टेडियम्स को रेनोवेट किया और फिर ऑब्वियसली इंडिया के ना आने की वजह से जो मसाइल थे फिर उसे हाइब्रिड मॉडल के जरिए हल किया गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे तरीके से हो गया और जितने भी लोगों ने पाकिस्तान को विजिट किया, जितनी टीम्स ने किया, उन सब ने इस टूर्नामेंट को और पाकिस्तान के इंतजामात को बड़ा एंजॉय किया। बिल्कुल ठीक। सलमान बट साहब, मैच की बात कर लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी कमियां रह गई न्यूजीलैंड साइड की जानिब से? एक तो हमने ये देखा कि 2 बड़े क्रूशल कैचेस न्यूजीलैंड की जानिब से ड्रॉप किए गए। अगर वो कैचेस पकड़ लिए जाते तो शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। जी हाँ, कैचेस जो है प्रेशर सिचुएशंस के अंदर बहुत ज्यादा कह ली के वेट कैरी करते हैं कि मैच किधर को जाएगा। और न्यूजीलैंड की तरफ से कैचेस का भी ड्रॉप होना, दूसरा उनका जो मिडिल ऑर्डर था जहां पर आज उन्होंने थोड़ा सा स्टम्बल किया, वहां पर थोड़ी विकेटें जल्दी गिरी, जिसकी वजह से उनका जो मिडवे था इनिंग्स में वो बड़ा स्लो हो गया था। क्रेडिट टू द इंडियन स्पिनर्स के उन्होंने रन अलाउ नहीं किए, विकेट्स भी पिक की। बट अगर न्यूजीलैंड कह लीजिए कि उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा फायर करता और वो कोई 270-75 रन उन्होंने किए होते तो शायद इस गेम का नक्शा और होता। लेकिन नॉट टू बी। आई थिंक इंडिया ने यहाँ पर चेज करके भी जीता और उसके अलावा टारगेट सेट करके भी जीता। तो आई थिंक डिजर्विंगली दे वन दिस चैंपियनशिप। सलमान बट साहब, ये बताएगा कि इस पूरे इवेंट में भारत ने अपने खिलाफ किसी भी टीम को एक बड़ा स्कोर नहीं करने दिया, तो भारत के बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंस को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? आई थिंक स्पेशलिस्ट पे उन्होंने रिलाय किया। कंडीशंस के मुताबिक उन्होंने 4 स्पिनर्स जो है वो टीम में रखे हुए थे और आपने देखा कि पहले 1-2 मैचेस में उन्होंने 2 फास्ट बॉलर्स और 1 ऑलराउंडर के साथ ऑपरेट किया। उसके बाद उन्होंने वो फास्ट बॉलर भी एक कम करके तो उन्होंने 4 स्पिनरों के साथ अपना अटैक जो है उसको बना लिया बाकी रिमेनिंग टूर्नामेंट के लिए, जो कि परफेक्टली सूटेड था इस कंडीशन के लिए जो कि दुबई स्टेडियम की है। अच्छा सलमान साहब, अगर मजमुए की बात करें तो 251 रन का हदफ न्यूजीलैंड की जानिब से जो दिया गया, आप समझते हैं कि इस पिच के हवाले से, इसके हिसाब से अगर देखा जाए और इंडियन बैटिंग को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इनफ था? यही मैंने अभी कहा है कि अगर 20 से 25 रन और होते तो शायद इस मैच का नक्शा और होता। सलमान बट साहब, पाकिस्तान की जानिब से इवेंट तो होस्ट किया ही गया है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल कोई
खातिर ख्वाह नहीं रही। हम पूरी सीरीज में इस पे बात भी करते रहे हैं, तो बताएगा कुछ चेंजेस हमने देखे भी, तो क्या समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल से चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐसे बड़े चेंजेस आपको लगते हैं कि वो हो जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, ग्रास रूट का तो मैं न जाने कब से कह रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं है हमारी। वहां पर हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई ऐसी इंडिकेशंस नहीं है कि हमें लगे कि ग्रास रूट से कोई काम शुरू हो गया है या कोई राइट डायरेक्शन की तरफ हमने मूव किया। ऐसे कोई ऐलानात नहीं हुए, ऐसी कोई पॉलिसी बाहर नहीं आई। और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अगर हम देखें तो उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि फाइनलाइज ही नहीं होती चीजें, पूरा सीजन गुजर जाता है, अगले सीजन का बड़ी हद है एक वो आ जाता है, एक स्केड्यूल सा डेटों के साथ, जो कि गाहे बगाहे हर महीने वो डेट्स आगे पीछे होती हैं, वो टूर्नामेंट्स शफल होते हैं ऊपर नीचे। सो ऐसा लगता है कि थॉट की क्लैरिटी नहीं है, और जब तक थॉट में क्लैरिटी ना हो तो डायरेक्शन तो आप तय ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने यही डायलेमा फेस किया पिछले एक साल में। पाकिस्तान ने इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन के लिए जो टूर्नामेंट करवाया था चैंपियंस कप 50 ओवर्स का, वो इस ट्रॉफी से 7 माह पहले था। अब उस दौरान पता नहीं कितने लोगों की फॉर्म आई, कितनों की गई। 4 प्लेयर आपने ऐसे सिलेक्ट किए जो 2 साल से वनडे ही नहीं खेले थे। एक डेब्यूटेंट सिलेक्ट किया, ओपनर आपने सिलेक्ट एक किया सिर्फ फखर जमान की सूरत में, दूसरा इंजर्ड हुआ तो उसकी जगह आपने दूसरा ओपनर ही नहीं रखा। और बड़े हैरान कौन किस्म की सिलेक्शन की, जो कि एक कह रहे कि ब्लंडर साबित हुआ। और उसके बाद भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, ये नहीं कहा गया कि हमसे गलती हुई। तो अब दुबई जाएं तो एक स्पिनर के साथ, अब न्यूजीलैंड जाएं तो 3 स्पिनर्स के साथ। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और किस तरह का ये माइंडसेट है, बिकॉज एट टाइम्स इट रियली डजंट मेक एनी सेंस। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब, भारत को टूर्नामेंट में एक एडवांटेज तो तमाम मैचेस दुबई में खेलने का मिला, दूसरा एडवांटेज ये भी रहा कि तमाम मैचेस में हदफ का ताक़ुब किया। आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि उनको ये एडवांटेजेस मिले और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से? देखिए, ये बात सभी को पता थी कि इंडिया एक ही वेन्यू में खेलेगा। इस बात में सदाकत है कि ये एडवांटेज होता है, लेकिन ये जितने भी क्रिकेटर्स अब ये बात कर रहे हैं या बोर्ड्स ये बात कर रहे हैं, उनको ये आइटेनरी टूर्नामेंट बनने से पहले मिल गई थी। उन्हें वहां पर, अगर वो चाहते थे कि ये तब्दील हो, तो उन्हें वहां पर आवाज उठानी चाहिए थी, जो कि आईसीसी का प्लेटफॉर्म है। वहां पर किसी बंदे ने आवाज नहीं उठाई और अब आखिर में आकर उन सब ने ये बात की, तो ये इस वक्त के ऊपर ये बात सूट नहीं करती। और जहां तक उनकी एग्जीक्यूशन की बात है, वो सभी ने देखी है। इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, उसमें हर मैच उन्होंने अलग अलग ग्राउंड में खेला। उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, उसमें बाहर भी मैच खेले, इंडिया में भी खेले। फिर अभी 2024 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता T20 का, उसमें वेस्ट इंडीज में मैचेस थे और यूएसए में मैचेस थे। तो अब हम उनको इस चीज के साथ रिलेट तो नहीं कर सकते कि ये इस वजह से यहाँ तक पहुंचे और इसको जीत लिया। आई थिंक ये कहना काफी अनफेयर होगा। आई थिंक अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली उनकी जो क्रिकेट है उसने बहुत ज्यादा तरक्की की है और उसके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि उस पर थॉरो काम हुआ है। स्कूल क्रिकेट हो, अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, ए टीम हो, वो टूर्स और एक्सपोजर इतना ज्यादा है और उसको 3 दिन के फॉर्मेट पे वो कराते हैं। हमारे तो हमने सारे के सारे अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको T20 क्रिकेट के पीछे लगा दिया है, और अब ना पता लग रहा है कि किसी के पास प्रॉपर टेक्निक है, ना प्रॉपर फिटनेस है, ना गेम अवेयरनेस है, और हम इन चीजों में लैग कर रहे हैं दिन ब दिन। और इंडिया जो है, क्योंकि वो 3 डे क्रिकेट को अपना बेस बनाते हैं, इसलिए उनको इन चीजों में लैकिंग नहीं आती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश की और अपनी टीम के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि हमें ग्रॉस रूट लेवल से बहुत काम करने की ज़रूरत है। फौजी हमला या मुआहिदा, अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को 2 ऑप्शन दे दिए। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान को संभालने के 2 तरीके हैं, फौजी हमला करें या मुआहिदा। मैं मुआहिदे को तरजीह देता हूँ, ईरानी अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहता। जौहरी हथियार मौसमियाती तब्दीली से भी बड़ा खतरा है। लोग आबो हवा के खतरे की बात करते हैं, लेकिन जौहरी हथियारों की नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए वापस आएंगे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से ऐसे पैसे लिए कि जैसे बच्चे कैंडी के लिए लेते हैं। मुझे नहीं लगता वो अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का किरदार कलीदी। हुकूमत नई नस्ल को जदीद महारतें सिखाने के लिए हर मुमकिन सहूलत दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के हवाले से
जायजा इजलास हुआ। इजलास में चीनी टेक्नोलॉजीज कंपनी के वफ्द ने शिरकत की। कहा कि प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान के 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग देगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी पंजाब असम्बली की मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के अरकान को अवाम से रब्ता रखने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल गफ़ार वट्टू और फिदा हुसैन वट्टू मिले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आईन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना होगी। कानून की अमल दरामदी के लिए अपनी तहरीक तेज़ करेंगे। मुल्क पर हुकूमत मुसल्लत करदा है, उनसे कुछ बेहतर नहीं हो सकता। मईशत रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है। 2 साल में 2 करोड़ लोग ख़ते गुर्बत से नीचे चले गए। 20 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत करके मुल्क से चले गए। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें चाहिए रूल ऑफ लॉ, और उसके लिए हम लोग अपनी मूवमेंट तेज़ करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये अर्दली जो वज़ीर आज़म अपने आप को कहता है, ये एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, ये इंस्टॉल्ड रिजीम है। गवर्नमेंट पे मैं नहीं कहूँगा, ये इंस्टॉल्ड रिजीम है। इनके पास मॉरल अथॉरिटी भी नहीं है, ना ये मुल्क को निकाल सकते हैं। आपका 2 करोड़ लोग आपके गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं पिछले 2 सालों में। अब 20 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर हिजरत करके चले गए हैं। फी कस ने तकरीबन 40 लाख रुपए फी कस ने अच्छा की है। जमात इस्लामी के साबिक सूबाई अमीर और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई के सवाबी में कत्ल का वाक़या। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को फ़ोन करके इजहार ताज़ियत किया और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए यकीन दहानी करवाई। तफसीलात सैफ शेरानी की रिपोर्ट में देखिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के भाई पड़ोसी के हाथों कत्ल। वज़ीर आला का मुल्ज़िम जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। जमात इस्लामी के साबिक अमीर और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई के कत्ल का मुकदमा सवाबी में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुश्ताक अहमद खान के भाई मकान के सामने खड़े थे। नजदीकी मकान से आवाज़ आई और मुल्ज़िम कामरान ने घर से निकलकर मुश्ताक अहमद के भाई पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन करके भाई के कत्ल की मजम्मत की और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला के मुताबिक शकील खान का बेईमाना कत्ल अफसोसनाक है। मुल्ज़िम को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के भाई को आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम, सिराजुल हक, PTI रहनुमा असद कैसर और दीगर सियासी व मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। सैफ शेरानी, GNN पेशावर। दहशतगर्द मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। उलमा किराम को निशाना बनाने वाले मुजाहिद नहीं, कातिल और मुजरिम हैं। ये काली आंधियां गुजर जाएंगी, मदारिस बाकी रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का खिताब, बोले बंदूक आलम दीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो सकती है। दहशतगर्द मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। ये लोग जहाद का नाम लेकर जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। एक आलम दीन के खिलाफ बंदूक उठाना तंग नजरी है, जिहाद नहीं। बलोचिस्तान में 2 दिन कबल मौलाना हसन जान को शहीद किया गया। अपने उस्ताद के कातिल को मुजाहिद कैसे कहें, दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान के नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया आमद हुई। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी है। अहकामात के मुताबिक नई लेबर कॉलोनीज, नए अस्पताल और पहले से मौजूद अस्पतालों की रिवैम्पिंग होगी। तफसीलात फसीउल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत महकमा लेबर के हवाले से खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए एक मंसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म भी दे दिया गया। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्री स्क्रीनिंग के लिए वेलेंस सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जहाँ मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड के रहमत अल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का असूली फैसला किया है और रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की असूली मंजूरी दी है। सूबे भर में कम से कम अखराजात के नफाज को यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया ताकि हर वर्कर को कम से कम 37,000 रुपए माहाना उजरत मिले। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि मजदूरों के लिए आला तालीम के मौके फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो भी बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। फसीउल्लाह, GNN, लाहौर।